नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयन माइंड्स में। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग वर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण, देखो वर्ण होता क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। क्या बोला है हमें कि वर्ण जो होता है, देखो हम अल्फाबेट्स करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में क्या होता है, वर्ण अ से लेकर ज्ञ तक, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ण। तो जब भी हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, जैसे हमारी भाषा देवनागरी लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं, तो उसके लिए अब हम करेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारे पास क्या होती है, वर्ण। तो जब भी हम भाषा में सबसे छोटा लिखते हैं किसी भी चीज को, भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है जिसको हम लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण। वैसे ही भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज करता है यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है तब तो वर्ण या ध्वनि कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या मौखिक इकाई कौन सी है, तो लिखित तो हो गई वर्ण। अब अगर सेम चीज यही पूछी जाएगी, भाषा की सबसे छोटी, अब यहाँ पे लिखित की जगह आपसे क्या पूछा जा सकता है, मौखिक इकाई। लिखित की जगह पे हमसे क्या पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई फिर हमारे पास क्या आ जाती है, ध्वनि आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारे पास कौन सी होती है, ध्वनि होती है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, क्या पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी। अब यहाँ पे सार्थक इकाई पूछी जाती है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई हमारे पास होती है, वो हमारे पास शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारे पास क्या है, शब्द। क्लियर हो गया। तो ये तीन क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वर्ण से, कि भाषा की लिखित इकाई, भाषा की मौखिक इकाई और भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास वर्ण होते कितने हैं। तो हमारे पास वर्ण कितने होते हैं, सबसे पहले अब हम करेंगे कि वर्ण कितने होते हैं हमारे पास। तो देखो टोटल जो वर्ण होते हैं, अगर हम कुल वर्ण करेंगे कि कुल वर्ण हमारे पास कितने होते हैं, तो कुल वर्ण हमारे पास होते हैं 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 है, जिसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इसमें कुछ इसमें स्वर होंगे, कुछ इसमें व्यंजन होंगे, कुछ इसमें अयोगवाह होते हैं, कुछ इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, कुछ इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से कितने कितने से होते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास। देखो 52 किस तरीके से होते हैं, ये इनको डिवाइड किया गया है। तो कुछ तो हमारे पास क्या है, स्वर। तो स्वरों की संख्या हमारे पास होती है 11 होती है। फिर कुछ हमारे पास इसमें क्या आते हैं, व्यंजन। वैसे तो इनको ऐसे ही करा गया है, स्वर और व्यंजन, बट ये अलग अलग व्यंजन को भी आगे और डिवाइड किया गया होता है। बट पहले हम इसको देखेंगे, व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, 33 होती है। फिर आते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या हमारे पास 2 होती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देती हूं। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे पास होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन,
उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या भी हमारे पास 2 होती है। और फिर एक आते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारे पास 4 रहती है, 4 होती है। ठीक है, तो वर्णों को कुल वर्ण हिंदी में कितने हैं? 52। उनको डिवाइड किया गया है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इनको कुल मिलाकर ये हमारे पास कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो था हमारे पास कि टोटल अगर आपसे पूछे जाते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं, तो वो कितने होते हैं हमारे पास? 52। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य वर्ण कितने थे जब हिंदी शुरू हुई थी, बाकी तो बाद में जुड़ते रहे, बट जब हिंदी शुरू हुई थी तो उस टाइम पे मुख्य वर्ण कितने थे या मूल वर्ण पूछा जाए तो वो हमारे पास होते हैं 44। अगर हमसे मूल या फिर मुख्य वर्ण पूछे जाते हैं, मूल या फिर मुख्य वर्णों की संख्या अगर हमसे पूछी जाए तो वो हमारे पास कितनी होती है? 44 होती है। अब जो 44 है इनमें से कौन कौन से होते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि 44 में हमारे पास कौन कौन से थे। तो 44 में हमारे पास स्वर और व्यंजन थे। 44 में हमारे पास स्वर थे। स्वर में 11 स्वर, जो मैंने अभी बताया आपको कितने थे, 11 स्वर थे। और व्यंजन थे हमारे पास, व्यंजन 33 व्यंजन थे। अभी हम आगे व्यंजन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि 33 थे कौन कौन से। ठीक है, वैसे मैं ऐसे बता दूं, इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन नहीं आते हैं। जो ये पहले मुख्य वर्ण थे जो 44 थे, इस वाले पोर्शन में हमारे पास संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी है। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर हमारे पास जो वर्ण आते हैं वो 45 हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं हमारे पास? 45 आते हैं। ठीक है, इसमें अब जो री ऋषि है, स्वर इसमें कम हो जाते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, री ऋषि जो है उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। इसमें अब जो व्यंजन है, इसमें हमारे पास जो व्यंजन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और स्वर हमारे पास कम हो जाते हैं। इसमें हमारे पास जो स्वरों की संख्या हो जाती है वो 10 हो जाती है। इसमें री ऋषि को काउंट नहीं करते और व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 35 हो जाती है। व्यंजन जो है हमारे पास वो 35 हो जाते हैं। यहाँ पे हम उत्क्षिप्त व्यंजन को ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम छोड़ते हैं, री ऋषि को छोड़ते हैं और संयुक्त व्यंजनों को छोड़ते हैं। अयोगवाह तो हम कहीं पे भी काउंट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं, तो हिंदी में मानक वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। तो उसको भी कहीं पे स्टार करके लिख देते हैं। अगर आपसे मानक वर्णों की संख्या पूछी जाती है, मानक वर्ण का मतलब होता है कि हिंदी में कितने वर्णों को मान्यता प्राप्त है। तो कितने वर्णों को मान्यता प्राप्त है हमारे पास? 52 को ही मान्यता प्राप्त है, जो मैंने अभी आपको बताए थे। 52 में से जो अभी हमने लास्ट पढ़े कौन कौन से हैं, आपके पास 11 स्वर आ गए, 33 व्यंजन, अयोगवाह, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी को ही हिंदी में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। हमने पढ़ा भी कि वर्णों को डिवाइड किया गया है स्वर और व्यंजन में। ठीक है, हमारे पास जो मेन वर्ण है, वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? स्वर और व्यंजन में वर्गीकरण किया गया है। कैसे वर्गीकरण किया गया हमारे पास? स्वर और फिर व्यंजन। तो अब हम अलग अलग से पढ़ेंगे, स्वर भी और व्यंजन भी। तो सबसे पहले हम स्वर कर लेते हैं कि हमारे पास स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे पास? कौन कौन से स्वर हैं हमारे पास? तो स्वर आते हैं हमारे पास अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री,
ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे पास स्वर आते हैं। अब इसमें अंग और आ को हम नहीं लेते क्योंकि उनको अलग से हिंदी में अलग श्रेणी में रखा गया है, अयोगवाह की श्रेणी में। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी उनको अलग क्यों रखा गया है। पहले हम इनको स्वर पढ़ लेते हैं कि स्वर कितने हैं। तो देखो स्वर हमारे पास कौन से थे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ। तो अगर आपसे इसमें भी अगर मात्रा के आधार पर पूछा जाता है तो ये सारे 11 के 11 आते हैं। बट अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है तो फिर री ऋषि को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि री का साउंड जब हम बोलते हैं तो वो र पे मात्रा के आधार पे भी आ जाता है या फिर ये वाला री भी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है इनका वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम नेक्स्ट करेंगे कि स्वरों को वर्गीकृत किस किस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से इनको किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग करेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर या फिर कालमान के आधार पर या फिर हम बोल सकते हैं उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम लोग करेंगे मात्रा या फिर स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले करेंगे मात्रा के आधार पर या फिर कालमान के आधार पर या फिर हम बोल सकते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो मात्रा, कालमान और उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। मात्रा, कालमान और इसके उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितनी प्रकार से डिवाइड किया जाता है, 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पे आ जाता है दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पे आ जाता है प्लुत स्वर। तीसरे नंबर पे आ जाता है प्लुत स्वर। ठीक है, मात्रा या कालमान के आधार पर जो स्वरों को वर्गीकृत किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर से बहुत टाइम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। अब ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। तो आप बोल सकते हो उच्चारण में, डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, उच्चारण में कम समय, क्योंकि जो बहुत कम समय में बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। एक तो इसका ये हो गया पहचान। दूसरी पहचान इसकी होती है इनकी मात्राओं की संख्या 1 होती है। जितने भी ह्रस्व स्वर हैं इनकी मात्राओं की जो संख्या होती है, इनकी मात्राओं की संख्या 1 होती है। ह्रस्व स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर तीसरा इसमें पॉइंट हमारे पास बन जाता है, इनको छोटा स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब या तो इसको इसके अन्य नाम करने हैं तो अन्य नाम करके लिख लेते हैं इसमें कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको एकमात्रिक स्वर भी बोला जाता है क्योंकि इसकी क्या होती है, एक मात्रा होती है। एक मात्रा की वजह से इसको क्या बोला जाता है, एकमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। लघु स्वर भी बोला जाता है, लघु स्वर भी बोला जाता है और लघु को ही छोटा स्वर भी बोला जाता है। तो इसमें इसके अन्य नाम क्या क्या हो गए हमारे पास, एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोले। मात्राओं की संख्या 1 होती है, उच्चारण में कम से कम समय लगता है। अब इसके एग्जाम्पल मतलब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे, कितने स्वर। तो देखो स्वर हमने कौन कौन से करे थे, 11 स्वर करे हैं हमने, अ से अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनमें जिसमें कम समय लगता है, तो सबसे कम समय लगता है अ, ई, उ। इनमें सबसे कम समय लगता है री। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे अ,
उ री। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 मात्राओं की संख्या पूछी जाएगी, 1, या ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में क्वेश्चन कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, तो ऐसे कौन से स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। या फिर आपको पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा, आपसे पूछा गया होगा निम्न में से कौन सा एक मात्रिक स्वर है, तो ये 4 ही हैं जिनमें एक मात्रा होती है, तो यही हमारे पास कौन से हैं, एक मात्रिक स्वर हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दीर्घ स्वर। नेक्स्ट हम करेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या है, ज्यादा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर की डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाएगी कि जो क्या होते हैं हमारे पास बोलने में ज्यादा समय लगता है, या फिर आप बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, या फिर आप सिंपल भी बोल सकते हैं उच्चारण में अधिक समय लगता है, उच्चारण में अधिक समय लगता है। और इनकी जो मात्राओं की संख्या होती है, इनमें मात्राओं की संख्या 2 होती है। इसकी मात्राओं की संख्या कितनी होती है, हमारे पास 2 होती है। और इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो देख जैसे ह्रस्व स्वर को एक मात्रा थी तो एक मात्रिक स्वर बोला गया, वैसे दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं हैं, तो इसको क्या बोला जा सकता है, द्विमात्रिक स्वर बोला जा सकता है, ठीक है। क्या बोला जा सकता है इसको, द्विमात्रिक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोल सकते हैं। अन्य नाम क्या क्या आ जाएंगे इसके, द्विमात्रिक स्वर बोल सकते हैं, या फिर बड़ा स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा स्वर होता है। अब हम देखते हैं द्विमात्रिक मतलब दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर में कौन कौन से स्वर हमारे पास आते हैं, जिसमें 2 मात्रा, जिनकी 2 मात्राएं काउंट की जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं, तो देखो अ तो हमारा दीर्घ स्वर में हो गया, तो सॉरी अ हमारा ह्रस्व स्वर में हो गया, तो अब आ हमारा किस में आ जाएगा, दीर्घ स्वर में। फिर ई हमारे पास ह्रस्व स्वर हो गया, तो ई हमारे पास आ गया दीर्घ स्वर। वैसे ही ऊ, री हमारा हो चुका है, ए, आई, ओ, औ, तो ये हमारे पास किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 7। आपसे कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या हमारे पास 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या हमारे पास 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 होती है, ठीक है। यहाँ पे भी नोट कर लो इसको, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी है, हमारे पास 4 होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमारे पास कौन कौन से होते हैं और कौन होते हैं, ठीक है। तो देखो प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है, इनमें अब तो स्वर तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए, तो अब प्लुत स्वर में कौन से आएंगे वो देखते हैं। अब प्लुत स्वर का मतलब होता है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, या फिर आप बोल सकते हो उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। मतलब जिसके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ सॉरी प्लुत स्वर बोलते हैं। उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। या फिर हम इसको बोल सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं प्लुत स्वर को। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो देखो जैसे हम किसी को मतलब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ओम बोलते जाते हैं, ठीक है। या फिर राम, आ का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वो जो स्वर है उसका साउंड बहुत लंबा जब हम खींचते हैं तो वैसे आते हैं हमारे पास हर प्लुत स्वर में।
ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे जैसे आप रा लिख रहे हो तो ये वाला साउंड आप बहुत ज्यादा खींच रहे हो, तो म लास्ट में। तो जो ये रा का जो ये आ का साउंड बहुत लंबा आ रहा है, यही हमारे पास क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। एक चीज इसमें और पूछी जा सकती है पेपर में, या फिर चिन्ह लगा हुआ होता है इसका, तो इसका जो संस्कृत वाला चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये इसका संस्कृत का चिन्ह है, और इसका जो हिंदी का चिन्ह होता है, मतलब हिंदी में जैसे हम इसको यूज करते हैं, तो वो 5 की तरह ऐसे जैसे होता है। ठीक है, ये हम हिंदी में प्रयोग करते हैं इसको। अगर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना राम, तो मतलब ये ऐसे को लगता जाएगा, ऐसे को आता जाएगा ये इसके बीच में। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो साउंड है वो बहुत लंबा खींचा गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना सा करेंगे। आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करें तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लेके आऊंगी। धन्यवाद।